लिटिल जॉन शेरिफ के यहाँ कैसे रहा। इस तरह छोटा जॉन शेरिफ की नौकरी में आ गया और उसे वहाँ जो जीवन जीना था वह काफ़ी आसान लगा, क्योंकि शेरिफ ने उसे अपना दाहिना हाथ बना लिया था और उसे बहुत प्यार करता था। वह शेरिफ के पास बैठकर खाना खाता था और जब वह शिकार पर जाता था तो वह उसके घोड़े के साथ दौड़ता था। इसलिए शिकार करने और थोड़ा बहुत बेचने, स्वादिष्ट व्यंजन खाने और अच्छी शराब पीने और सुबह देर तक सोने से वह एक बैल की तरह मोटा हो गया। इस तरह चीजें आसानी से ज्वार के साथ बहती रहीं, जब तक कि एक दिन जब शेरिफ शिकार पर गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने चीजों की चिकनी सतह को तोड़ दिया। आज सुबह शेरिफ और उसके कई आदमी शिकार करने के लिए कुछ सरदारों से मिलने के लिए निकले। उसने अपने अच्छे आदमी रेनॉल्ड ग्रीनलीफ को अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे न पाकर वह परेशान हो गया, क्योंकि वह अपने महान दोस्तों को लिटिल जॉन की कुशलता दिखाना चाहता था। लिटिल जॉन बिस्तर पर लेटा रहा, जोर जोर से खर्राटे लेता रहा, जब तक कि सूरज आसमान में नहीं चढ़ गया। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर देखा, लेकिन उठने के लिए नहीं हिला। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और पूरी हवा लकड़ी की खुशबू से मीठी थी जो बाहर की दीवार पर छींटों में लटकी हुई थी, क्योंकि ठंडी सर्दी बीत चुकी थी और वसंत फिर से आ गया था। और लिटिल जॉन चुपचाप लेटा हुआ सोच रहा था कि इस सुंदर सुबह में सब कुछ कितना मीठा है। तभी उसने दूर से एक धीमी और स्पष्ट बिगुल की आवाज़ सुनी। आवाज़ छोटी थी, लेकिन कांच के फव्वारे में गिरे एक छोटे से कंकड़ की तरह इसने उसके विचारों की पूरी सतह को तोड़ दिया, जब तक कि उसकी पूरी आत्मा अशांति से भर नहीं गई। उसकी आत्मा अपनी सुस्ती से जाग उठी और उसकी यादों ने उसे ग्रीनवुड की सारी खुशनुमा जिंदगी वापस ला दी। कैसे पक्षी इस चमकदार सुबह में खुशी से गा रहे थे और कैसे उसके प्यारे साथी और दोस्त दावत उड़ा रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे, या शायद उसके बारे में गंभीर भाषा में बात कर रहे थे, क्योंकि जब वह पहली बार शेरिफ की नौकरी में आया था तो उसने मजाक में ऐसा किया था, लेकिन सर्दियों के दौरान चूल्हा गर्म था और भोजन भरा हुआ था और इसलिए उसने दिन ब दिन शेरवुड वापस जाने को टाल दिया, जब तक कि 6 लंबे महीने नहीं बीत गए। लेकिन अब वह अपने अच्छे मालिक और विल स्टिकली के बारे में सोचता था, जिसे वह पूरी दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करता था, और डोनकास्टा के युवा डेविड के बारे में, जिसे उसने सभी मर्दाना खेलों में इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया था, जब तक कि उसके दिल में उन सभी के लिए एक बड़ी और कड़वी लालसा नहीं आ गई, जिससे उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, देखो, मैं एक चर्बीले बैल की तरह मोटा हो गया हूँ और मेरी सारी मर्दांगी मुझसे दूर हो गई है, जबकि मैं एक आलसी और मूर्ख बन गया हूँ। लेकिन मैं खुद को जगाऊंगा और एक बार फिर अपने प्यारे दोस्तों के पास वापस जाऊंगा, और जब तक मेरी सांसें नहीं थम जाती मैं उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह बिस्तर से उछल पड़ा, क्योंकि अब उसे अपनी सुस्ती से नफरत हो गई थी। जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि स्टीवर्ट पेंट्री के दरवाजे के पास खड़ा है, एक बड़ा मोटा आदमी, जिसके कमरबंद में चाबियों का एक बड़ा बंडल लटका हुआ है। तब लिटिल जॉन ने कहा, हो मास्टर स्टीवर्ट, मैं भूखा आदमी हूँ, क्योंकि इस पूरी सुबह में मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे खाने को दो। फिर स्टीवर्ट ने उसे गंभीरता से देखा और अपनी कमरबंद की चाबियां खड़खड़ाईं, क्योंकि वह लिटिल जॉन से नफरत करता था, क्योंकि उसे शेरिफ का साथ मिल गया था। तो मास्टर रेनॉल्ड ग्रीनलीफ, तुम भूखे हो, है न? उसने कहा। लेकिन प्यारे नौजवान, अगर तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे तो तुम पाओगे कि जो व्यक्ति खाली सिर के लिए बहुत ज्यादा सोता है वो खाली पेट मरता है। पुरानी कहावत क्या कहती है, मास्टर ग्रीनलीफ? क्या यह नहीं है कि देर से आने वाला पक्षी केवल बुरा ही पाता है? अब तुम बहुत मोटे हो, लिटिल जॉन चिल्लाया। मैं तुमसे मूर्खता की बुद्धि नहीं, बल्कि रोटी और मांस मांगता हूँ। तुम कौन हो जो मुझे खाने से मना कर रहे हो? सेंट डंस्टन की कसम, अगर तुम टूटी हड्डियों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि मेरा नाश्ता कहाँ है। मास्टर फायरब्लेज, आपका नाश्ता पेंट्री में है, स्टीवर्ट ने उत्तर दिया। तो इसे यहीं ले आओ, लिटिल जॉन चिल्लाया, जो अब तक क्रोधित हो चुका था। तुम स्वयं जाकर इसे ले आओ, प्रबंधक ने कहा। क्या मैं तुम्हारा दास हूँ जो इसे तुम्हारे लिए लाऊं और ले जाऊं?
मैं कहता हूँ, तुम जाओ, इसे मेरे पास ले आओ। मैं कहता हूँ, तुम जाओ, इसे स्वयं ले आओ। हाँ, शादी कर लूँगा मैं जल्दी से जल्दी, लिटिल जॉन ने गुस्से में कहा। और ऐसा कहते हुए वह पेंट्री की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था, जिस पर स्टीवर्ड हंसा और अपनी चाबियां खड़खड़ाए। तब लिटिल जॉन का गुस्सा उबल पड़ा और उसने अपनी मुट्ठी को ऊपर उठाते हुए पेंट्री के दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे 3 पैनल फट गए और इतना बड़ा छेद हो गया कि वह आसानी से झुककर उसमें से निकल सकता था। जब स्टीवर्ड ने देखा कि क्या हुआ है, तो वह गुस्से से पागल हो गया और जैसे ही लिटिल जॉन पेंट्री के अंदर देखने के लिए झुका, उसने उसे पीछे से गर्दन की नस से पकड़ लिया, उसे बुरी तरह से चिकोटी काटी और चाबियों से उसके सिर पर तब तक मारा जब तक कि ओमन के कान फिर से बजने नहीं लगे। इस पर लिटिल जॉन ने स्टीवर्ड की ओर रुख किया और उसे इतनी जोर से मारा कि मोटा आदमी फर्श पर गिर गया और वहीं पड़ा रहा, मानो वह फिर कभी हिल डुल ही न सके। देखो, लिटिल जॉन ने कहा, उस वार के बारे में अच्छी तरह सोचो और फिर कभी किसी भूखे आदमी से अच्छा नाश्ता मत छीनना। ऐसा कहते हुए वह पेंट्री में घुस गया और अपने आसपास देखने लगा कि क्या उसे अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ मिल सकता है। उसने एक बढ़िया हिरन का मांस और 2 भुने हुए कैपोन देखे, जिसके बगल में प्लोवर के अंडों की एक प्लेट थी। इसके अलावा वहाँ एक सेक और एक कैनरी की कुप्पी थी। भूखे आदमी के लिए यह एक मीठी नज़ारा था। उसने इन्हें अलमारियों से नीचे उतारा और एक साइडबोर्ड पर रख दिया और मौज मस्ती करने के लिए तैयार हो गया। अब रसोई में, जो आंगन के उस पार था, रसोइये ने लिटिल जॉन और स्टीवर्ड के बीच जोर जोर से बातचीत सुनी और लिटिल जॉन ने दूसरे को जो झटका मारा वह भी सुना। इसलिए वह दौड़ता हुआ आंगन से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर आया, जहां स्टीवर्ड की पेंट्री थी, अपने हाथों में भुना हुआ मांस लेकर। इस बीच स्टीवर्ड ने अपने होश संभाले और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसलिए जब रसोइया स्टीवर्ड की पेंट्री में आया, तो उसने देखा कि वह टूटे हुए दरवाजे से लिटिल जॉन को घूर रहा था, जो एक अच्छे भोजन की तैयारी कर रहा था, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को घूरता है जिसके पास हड्डी होती है। जब स्टीवर्ड ने रसोइये को देखा, तो वह उसके पास आया और एक हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, हाय प्यारे दोस्त। उसने कहा, क्योंकि कुक एक लंबा तगड़ा आदमी था, क्या तुम देखते हो कि उस दुष्ट रेनॉल्ड ग्रीनलीफ ने क्या किया है? उसने हमारे मालिक के माल पर सेंध लगाई है और मुझे इतना मारा है कि मुझे लगा कि मैं मर गया। अच्छा कुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम हमारे मालिक की सबसे अच्छी शराब का एक अच्छा बर्तन हर दिन पियोगे, क्योंकि तुम एक पुराने और वफादार नौकर हो। इसके अलावा, अच्छा कुक, मेरे पास 10 शिलिंग हैं जो मैं तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम इस रेनॉल्ड ग्रीनलीफ जैसे दुष्ट नवागंतुक को इतनी बहादुरी से अपने ऊपर हावी होते हुए देखकर घृणा नहीं करते? हाँ, शादी कर लो, यही मैं करता हूँ, रसोइये ने हिम्मत से कहा, क्योंकि वह शराब और 10 शिलिंग के बारे में बात करने के कारण प्रबंधक को पसंद करता था। तुरंत अपने कमरे में जाओ और मैं इस दुष्ट को उसके कानों से पकड़कर बाहर निकालूंगा। इतना कहते हुए उसने अपना थूक एक तरफ रख दिया और अपनी कमर के पास लटकी तलवार खींच ली, जिसके बाद प्रबंधक जितनी जल्दी हो सका वहां से चला गया, क्योंकि उसे नंगे लोहे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर रसोइया सीधे टूटे हुए पेंट्री दरवाजे के पास गया, जहां से उसने लिटिल जॉन को अपनी ठुड्डी के नीचे एक नैपकिन छिपाते और मौज मस्ती करने की तैयारी करते देखा। क्यों, अब क्या हुआ, रेनॉल्ड ग्रीनलीफ? कुक ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक चोर से ज्यादा बेहतर नहीं हो। सीधे आगे आओ यार, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे काट डालूंगा जैसे मैं एक सुअर को काटता हूँ। नहीं, अच्छे कुक, तुम अपने आप को और अधिक संयम से रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे हिस्से का दाना खाऊंगा। अधिकांश समय मैं एक वर्षीय मेमने जैसा होता हूँ, लेकिन जब कोई मेरे और मेरे भोजन के बीच आता है, तो मैं मानो एक उग्र शेर बन जाता हूँ। वीर कुक ने कहा, शेर हो या न हो, सीधे सामने आओ, अन्यथा तुम एक काया हृदय के साथ साथ एक धूर्त चोर भी होगे। हाँ, लिटिल जॉन चिल्लाया, मैंने कभी कायरता का नाम नहीं सुना, इसलिए अपने आप को देखो, अच्छे कुक, क्योंकि मैं सीधे सामने आ रहा हूँ, दहाड़ता हुआ शेर जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी।
फिर उसने भी अपनी तलवार खींची और पेंट्री से बाहर आया। फिर खुद को स्थिति में रखते हुए वे धीरे धीरे एक साथ आए, गंभीर और क्रोधित चेहरे के साथ। लेकिन अचानक लिटिल जॉन ने अपनी बात कम कर दी। रुको, अच्छे कुक, उसने कहा। अब मुझे लगता है कि हमारे लिए यह बुरा होगा कि हम इतने पास खड़े होकर अच्छे भोजन के साथ लड़ें, और ऐसा भोज जो हम जैसे दो मजबूत लोगों के लिए उपयुक्त हो। शादी करो, अच्छे दोस्त। मुझे लगता है कि हमें लड़ने से पहले इस शानदार दावत का आनंद लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो, खुशमिजाज कुक? इस भाषण पर रसोइया ने ऊपर से नीचे तक देखा, संदेह में अपना सिर खुजाया, क्योंकि उसे बढ़िया दावत पसंद थी। अंत में उसने एक लंबी सांस ली और लिटिल जॉन से कहा, अच्छा दोस्त, मुझे तुम्हारी योजना अच्छी लगी, इसलिए प्यारे लड़के, मैं कहता हूँ, चलो हम पूरे दिल से दावत करें, क्योंकि हम में से कोई एक रात होने से पहले स्वर्ग में भोजन कर सकता है। इसलिए प्रत्येक ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और पेंट्री में घुस गया। फिर जब वे बैठ गए, लिटिल जॉन ने अपना खंजर निकाला और पाई में घुसा दिया। भूखे आदमी को खाना चाहिए, उसने कहा। तो प्यारे चक, मैं बिना किसी छुट्टी के खुद की मदद करता हूँ। लेकिन कुक भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि तुरंत उसके हाथ भी अच्छी पेस्ट्री में गहराई से घुस गए। इसके बाद उनमें से कोई भी आगे नहीं बोला, लेकिन अपने दांतों का बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन हालांकि दोनों में से कोई भी नहीं बोला, वे एक दूसरे को देखते रहे। प्रत्येक ने अपने मन में सोचा कि उसने बोर्ड के उस पार वाले से ज्यादा कामुक आदमी कभी नहीं देखा। आखिरकार बहुत समय बीत जाने के बाद कुक ने गहरी सांस ली, मानो बहुत पछता रहा हो, और अपने हाथ नैपकिन से पोंछे, क्योंकि वह अब और नहीं खा सकता था। लिटिल जॉन भी बहुत थक गया था, इसलिए उसने पेस्ट्री को एक तरफ धकेल दिया, मानो वह कह रहा हो, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता, अच्छे दोस्त। फिर उसने बोरे का बर्तन लिया और कहा, अब अच्छे दोस्त, मैं सभी उज्ज्वल चीजों की कसम खाता हूँ कि तुम खाने में मेरे सबसे मजबूत साथी हो। देखो, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पीता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने बोतल को अपने होठों से लगाया और अपनी आंखें ऊपर उठाईं, जबकि अच्छी शराब उसके गले में भर गई। फिर उसने बर्तन कुक को दिया, जिसने भी कहा, देखो, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए पीता हूँ, प्यारे दोस्त। नहीं, वह खाने की तुलना में पीने में लिटिल जॉन से पीछे था। अब लिटिल जॉन ने कहा, तुम्हारी आवाज़ एकदम गोल और मधुर है, खुशमिजाज लड़के। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम एक गाथा को बहुत खुशी से गा सकते हो, क्या तुम नहीं गा सकते? सच में, मैंने कभी कभी एक ट्रोल का इस्तेमाल किया है, कुक ने कहा, फिर भी मैं अकेले नहीं गाऊंगा। नहीं, सच में, लिटिल जॉन ने कहा, ये तो केवल अशिष्टता थी। अपना गीत शुरू करो, और मैं बाद में उससे मेल खाता एक गीत गाऊंगा, यदि मैं कर सकता हूँ। ऐसा ही हो, प्यारे लड़के, रसोइये ने कहा। और क्या तुमने कभी परित्यक्त चरवाहे का गाना सुना है? सच में, मैं नहीं जानता, लिटिल जॉन ने उत्तर दिया, परंतु तुम गाओ और मुझे सुनाओ। फिर रसोइये ने बर्तन से एक और घूंट लिया और गला साफ करते हुए बहुत ही मधुर स्वर में गाया। परित्यक्त चरवाहे का गीत। लेंटन टाइम में, जब पत्तियां हरी हो जाती हैं और सुंदर पक्षी संभोग करने लगते हैं, जब लाख कपड़ा गाते हैं और थ्रश, में वीन और स्टॉकडोव जल्दी और देर से कूकते हैं, सुंदर फिलिस एक पत्थर के पास बैठी थी, और इस प्रकार मैंने उसे कराहते हुए सुना, ओ विलो, 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 मैं तेरी सुंदर शाखाओं से अपना लूंगा, और मेरे बालों को सजाने के लिए एक माला बनाओ। थ्रश ने उसे एक महिला बना लिया है। रॉबिन भी, और कबूतर भी। मेरा रॉबिन मुझे छोड़ गया है, और दूसरे प्यार के लिए मुझे छोड़ दिया, तो यहाँ ब्रुक साइड पर बिल्कुल अकेले मैं बैठ जाता हूँ और कराहने लगता हूँ, ओ विलो, 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 मैं तेरी सुंदर शाखाओं से अपना लूंगा, और मेरे बालों को सजाने के लिए एक माला बनाओ। लेकिन समुद्र से कभी भी हेरिंग नहीं आई, लेकिन वह ज्वार में अच्छा था। युवा कोरिडोन घास के मैदान पर आया, और फिलिस को उसके पास बैठा दिया। तो अब उसने अपना स्वर बदल दिया, और उसे कराहना बंद करने लगा, ओ विलो, 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 तुम अपनी मालाओं को सुंदर बनाए रखना।
मैं चाहता हूँ कि वे मेरे बाल न बिगाड़ें। अब मेरे विश्वास की कसम, लिटिल जॉन ने कहा, यह एक बहुत अच्छा गीत है और इसमें सच्चाई भी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, प्यारे लड़के, रसोइये ने कहा। अब तुम भी एक गाना गाओ, क्योंकि कभी भी किसी व्यक्ति को अकेले में आनंद नहीं लेना चाहिए या गाना और सुनना नहीं चाहिए। फिर मैं तुम्हें आथा के दरबार के एक अच्छे शूरवीर का गीत गाऊंगा और कैसे उसने अपने दिल के घाव को बिना दोबारा तीर चलाए ठीक किया, जैसा कि तुम्हारी फिलिस ने किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने एक घाव को दूसरे घाव देकर ठीक किया था। इसलिए जब मैं गाऊं तो तुम सुनो। अच्छा शूरवीर और उसका प्यार। जब राजा आथा इस भूमि पर शासन करते थे, वह एक अच्छा राजा था और उसके पास मजबूत शूरवीरों का एक दल था, आनंदित कंपनी की। उन सभी में, बड़े और छोटे, वहाँ एक अच्छा मोटा शूरवीर था, एक कामुक बच्चा और एक लंबा। वह एक निष्पक्ष महिला से प्यार करता था, लेकिन वह उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। परंतु उसने अपना मुख फेर लिया, तो वह दूर देश चला गया और उस महिला को समलैंगिक छोड़ दिया। वहाँ अकेले ही वह कराह रहा था और एके ने सिसकियां ली और आहें भरीं, और तब तक रो जब तक कि पत्थर हिल न जाए। और वह मरने वाला था, लेकिन फिर भी उसका दिल दुख रहा था और भयंकर संकट को बढ़ाओ, और उसका दर्द और भी तीव्र हो गया। जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता गया, वह छोटा होता गया। फिर वह वापस आ गया जहां अच्छा बोरा था और मेरी कॉम्पनी, और जल्द ही, अरे, चिल्लाना बंद हो गया जब वह प्रसन्न और खुश था, जिससे मैं पकड़ता हूँ और पूर्ण साहस महसूस करता हूँ। कहना और विश्वास करना कि जिन पेट ठंडा नहीं जाता, हृदय शोक करना बंद कर देगा। अब मेरी आस्था की कसम, कुक ने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसने बर्तन को साइडबोर्ड पर पटका। मुझे वही गाना बेहद पसंद है, और इसका मकसद भी, जो हेज़लनट में एक मीठी गिरी की तरह छिपा है। अब तुम एक चतुर विचार वाले व्यक्ति हो, लिटिल जॉन ने कहा, और मैं तुम्हें सचमुच प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई थे। और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन दिन ढल रहा है और मुझे हमारे मालिक के घर आने से पहले खाना बनाना है, इसलिए चलो हम भी चलें और इस बहादुरी भरे युद्ध को निपटा लें जो हमारे हाथ में है। हाँ, शादी कर लो, लिटिल जॉन ने कहा, और वह भी जल्दी से। मैं खाने पीने से ज्यादा लड़ाई झगड़े में कभी इतना पीछे नहीं रहा। इसलिए तुम सीधे गलियारे में आओ, जहाँ तलवार चलाने के लिए अच्छी जगह है, और मैं तुम्हारी सेवा करने की कोशिश करूँगा। फिर वे दोनों उस चौड़े गलियारे में आगे बढ़े जो स्टीवर्ड की पेंट्री की ओर जाता था, जहाँ हर आदमी ने फिर से अपनी तलवार निकाली और बिना किसी और बात के दूसरे पर टूट पड़ा, जैसे कि वह अपने साथी के अंग भंग कर देगा। फिर उनकी तलवारें एक दूसरे पर जोरदार शोर के साथ टकराईं और हर वार से चिंगारी की बौछारें निकलीं। इसलिए वे 1 घंटे से ज्यादा समय तक हॉल में इधर उधर लड़ते रहे, लेकिन एक दूसरे पर वार नहीं किया। हालांकि उन्होंने ऐसा करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि दोनों ही बाड़ लगाने में माहिर थे, इसलिए उनकी सारी मेहनत बेकार गई। वे कभी कभी हाँफते हुए आराम करते, फिर सांस लेने के बाद वे फिर से पहले से ज्यादा उग्रता से काम करने लगे। अंत में लिटिल जॉन ने जोर से चिल्लाया, रुको, अच्छे कुक। जिस पर दोनों ने अपनी तलवार पर आराम किया, हाँफते हुए। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा करूंगा, लिटिल जॉन ने कहा, तुम सबसे अच्छे तलवारबाज हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। सच में, मैंने पहले ही तुम्हें तराशने के बारे में सोच लिया था। मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने की सोची थी, रसोया बोला। परंतु किसी तरह मैं लक्ष्य से चूक गया। लिटिल जॉन ने कहा, मैं अब अपने भीतर सोच रहा हूँ कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता। क्यों, अब और नहीं, रसोया बोला। मुझे उस दुबले पतले स्टीवर्ड से कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि हम एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और ऐसा होना ही चाहिए। अब, लिटिल जॉन ने कहा, मुझे लगता है कि एक दूसरे का गला काटने की कोशिश करने के बजाय हमारे लिए अच्छे साथी बनना बेहतर होगा। तुम क्या कहते हो, खुशमिजाज कुक? क्या तुम मेरे साथ शेरवुड जंगल में जाओगे और रॉबिन हुड के दल में शामिल हो जाओगे? तुम जंगल में एक खुशहाल जीवन जियोगे और तुम्हारे 70 अच्छे साथी होंगे, जिनमें से एक मैं खुद भी हूँ।
तुम्हें हर साल लिंकन ग्रीन के 3 सूट मिलेंगे और वेतन 40 मार्क होगा। अब तुम मेरे दिल के मुताबिक आदमी हो, रसोइया ने पूरे दिल से कहा, और जैसा कि तुम कहते हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और वह भी खुशी खुशी। मुझे अपना हाथ दे दो, प्यारे दोस्त, और मैं अब से तुम्हारा ही साथी बनूंगा। तुम्हारा नाम क्या हो सकता है, बेटा? लोग मुझे लिटिल जॉन कहते हैं। अच्छा साथी, कैसे? और क्या तुम सचमुच लिटिल जॉन हो और रॉबिन हुड के दाहिने हाथ हो? मैंने तुम्हारे बारे में कई बार सुना है, लेकिन कभी भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें देख पाऊंगा। और तुम सचमुच प्रसिद्ध लिटिल जॉन हो। और कुक विस्मय में खो गया और खुली आंखों से अपने साथी को देखने लगा। मैं सचमुच लिटिल जॉन हूँ, और मैं आज रॉबिन हुड के लिए एक हटे कट्टे लड़के को लेकर आऊंगा जो उसकी मौज मस्ती में शामिल हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले, अच्छे दोस्त, मुझे लगता है कि यह बहुत अफसोस की बात है कि चूंकि हमने शेरिफ का बहुत सारा खाना खा लिया है, इसलिए हमें रॉबिन हुड के लिए उसकी पूजा की ओर से एक उपहार के रूप में उसकी चांदी की थाली में से कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, शादी ही करनी है, कुक ने कहा। और इसलिए उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया, और जितना चांदी हाथ लगी, उसे एक थैले में भर लिया, और जब थैला भर गया तो वे शेरवुड के जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते हुए वे आखिरकार हरे पेड़ के पास पहुंचे, जहां उन्होंने रॉबिन हुड और उसके 60 खुशमिजाज आदमियों को ताज़ी हरी घास पर लेटे हुए पाया। जब रॉबिन और उसके आदमियों ने देखा कि कौन आया है, तो वे अपने पैरों पर कूद पड़े। अब स्वागत है, रॉबिन हुड चिल्लाया। अब स्वागत है, लिटिल जॉन। बहुत समय हो गया है जब से हमने तुमसे कोई खबर सुनी है, हालांकि हम सभी जानते थे कि तुम शेरिफ की सेवा में शामिल हो गए हो। और इतने दिनों तक तुम्हारा क्या हाल रहा? मैंने लॉर्ड शेरिफ के यहाँ बहुत खुशी खुशी जीवन बिताया है, लिटिल जॉन ने उत्तर दिया, और मैं सीधे वहाँ से आया हूँ। देखिए, अच्छे मालिक, मैं आपके लिए उसका खाना और उसकी चांदी की थाली भी लाया हूँ। इसके बाद उसने रॉबिन हुड और वहां मौजूद उसके साथियों को बताया कि नॉटिंघम टाउन में मेले में जाने के बाद से उसके साथ क्या क्या हुआ। तब सभी लोग जोर से हंसने लगे, सिवाय रॉबिन हुड के, लेकिन वो गंभीर दिख रहा था। नहीं, लिटिल जॉन, उसने कहा, तुम एक बहादुर योद्धा और एक भरोसेमंद आदमी हो। मुझे खुशी है कि तुम हमारे पास वापस आए हो, और कुक जैसे अच्छे साथी के साथ, जिसका हम सभी शेरवुड में स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुमने किसी तुच्छ चोर की तरह शेरिफ की प्लेट चुरा ली है। शेरिफ को हमने दंडित किया है, और उसने 300 पाउंड खो दिए हैं, जैसा कि उसने दूसरे को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए हम उससे उसकी घरेलू प्लेट छीन लें। हालांकि लिटिल जॉन इस बात से नाराज था, लेकिन उसने मजाक में इसे टालने की कोशिश की। नहीं, अच्छे मालिक, उसने कहा, अगर आपको लगता है कि शेरिफ ने हमें प्लेट नहीं दी है, तो मैं उसे बुला लूंगा ताकि वह अपने होठों से हमें बता सके कि उसने ये सब हमें दिया है। इतना कहकर वह अपने पैरों पर उछल पड़ा, और रॉबिन के उसे वापस बुलाने से पहले ही चला गया। लिटिल जॉन पूरे 5 मील दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां नॉटिंघम का शेरिफ और एक समलैंगिक दल जंगल के पास शिकार कर रहा था। जब लिटिल जॉन शेरिफ के पास पहुंचा तो उसने अपनी टोपी उतारी और घुटने टेक दिए। उसने कहा, भगवान तुम्हें बचाए, अच्छे मालिक। क्यों रेनॉल्ड ग्रीनलीफ, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ थे? शेरिफ चिल्लाया। मैं जंगल में था, लिटिल जॉन ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, और वहां मैंने ऐसा दृश्य देखा जैसा मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां मैंने एक युवा हिरन को देखा जो सिर से पैर तक हरा था, और उसके चारों ओर 60 हिरनों का झुंड था, और वे भी सिर से पैर तक हरे थे। फिर भी मैंने गोली चलाने की हिम्मत नहीं की, अच्छे स्वामी, इस डर से कि कहीं वे मुझे मार न डालें। क्यों, अब कैसे? रेनॉल्ड ग्रीनलीफ, शेरिफ चिल्लाया, क्या तुम सपना देख रहे हो या तुम पागल हो कि तुम मेरे लिए ऐसी कहानी लेकर आए हो? नहीं, मैं न तो सपना देख रहा हूँ और न ही पागल हूँ, लिटिल जॉन ने कहा, और यदि तुम मेरे साथ आओ, तो मैं तुम्हें ये सुंदर दृश्य दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तुम्हें अकेले ही आना होगा, अच्छे स्वामी, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे लोग उन्हें डरा दें और वे भाग जाएं।
इसलिए पूरा दल आगे बढ़ गया और लिटिल जॉन उन्हें जंगल में नीचे ले गया। अब अच्छे स्वामी, उसने अंत में कहा, हम उस स्थान के निकट हैं जहां मैंने इस झुंड को देखा था। फिर शेरिफ अपने घोड़े से उतरा और उन्हें उसके लौटने तक प्रतीक्षा करने को कहा, और लिटिल जॉन उसे एक घने जंगल से होते हुए आगे ले गया जब तक कि वे अचानक एक बड़े खुले मैदान में नहीं पहुंच गए, जिसके अंत में रॉबिन हुड बड़े ओक के पेड़ की छाया में बैठा था। उसके चारों ओर उसके खुशमिजाज आदमी थे। देखो, अच्छे मास्टर शेरिफ, लिटिल जॉन ने कहा, वो हिरन है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। इस पर शेरिफ लिटिल जॉन की ओर मुड़ा और कड़वाहट से बोला, बहुत पहले मुझे लगा था कि मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, लेकिन अब मैं तुम्हें जानता हूँ। लिटिल जॉन, तुम्हें अफसोस हो, क्योंकि तुमने आज मुझे धोखा दिया है। इस बीच रॉबिन हुड उनके पास आ गया था। अब आपका स्वागत है, मास्टर शेरिफ, उसने कहा। क्या आप आज मेरे साथ एक और दावत खाने आए हैं? नहीं, भगवान न करे, शेरिफ ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे आज किसी दावत की परवाह नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है। फिर भी, रॉबिन ने कहा, यदि तुम्हें भूख नहीं है, तो शायद तुम्हें प्यास लगी होगी, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे साथ एक प्याला बोरा लेकर जाओगे। लेकिन मुझे दुख है कि तुम मेरे साथ दावत नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपनी पसंद का खाना ले सकते हो, क्योंकि वहाँ तुम्हारा रसोइया खड़ा है। फिर वह शेरिफ को, चाहे अनचाहे, हरे पेड़ के नीचे उस सीट पर ले गया जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। हो, लड़कों, रॉबिन चिल्लाया, हमारे अच्छे दोस्त शेरिफ को एक बोरी में भरकर यहाँ ले आओ, क्योंकि वह बेहोश और थका हुआ है। तभी गिरोह के एक सदस्य ने शेरिफ के लिए एक प्याला लाया और उसे देते समय उसने सिर झुकाया, लेकिन शेरिफ शराब को छू नहीं सका, क्योंकि उसने देखा कि वो उसकी ही चांदी की थाली में, उसकी ही चांदी की एक प्लेट में परोसी गई थी। अब कैसे? रॉबिन ने कहा, क्या तुम्हें हमारी नई चांदी की सेवा पसंद नहीं है? हमें आज इसका एक बैग मिला है। ऐसा कहते हुए उसने चांदी की बोरी को आगे बढ़ाया जो लिटिल जॉन और कुक अपने साथ लाए थे। तब शेरिफ का दिल अंदर ही अंदर कड़वा हो गया, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण वह केवल जमीन पर देखता रहा। रॉबिन ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, फिर उसने फिर से कुछ कहा। फिर उसने कहा, अब, मास्टर शेरिफ, पिछली बार जब आप शेरवुड जंगल में आए थे, तो आप एक गरीब लुटेरे को लूटने आए थे, और आपने खुद को लूटा था, लेकिन अब आप किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, और न ही मैं जानता हूं कि आपने किसी को लूटा है। मैं मोटे पुजारियों और दबंग सरदारों से अपना दशमांश लेता हूं, ताकि उन लोगों की मदद करूं जिन्हें वे लूटते हैं और उन लोगों को ऊपर उठाऊं जिन्हें वे झुकाते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपके अपने किराएदार हैं जिनके साथ आपने किसी तरह से अन्याय किया है। इसलिए, आप फिर से अपना ले लो, और मैं आज आपसे एक पैसा भी नहीं छीनूंगा। मेरे साथ आओ, और मैं तुम्हें जंगल से वापस तुम्हारे दल के पास ले जाऊंगा। फिर, बैग को कंधे पर लटकाते हुए, वह मुड़ा। शेरिफ उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह मन ही मन इतना उलझन में था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसलिए वे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे उस स्थान से एक फरलांग दूर नहीं पहुंच गए जहां शेरिफ के साथी उसका इंतजार कर रहे थे। फिर रॉबिन हुड ने चांदी की बोरी शेरिफ को वापस दे दी। तुम फिर से अपना बैग ले लो, उसने कहा, और मेरी बात सुनो, अच्छे शेरिफ, इसके साथ एक सलाह भी लो। अपने नौकरों को अच्छी तरह से परखो, इससे पहले कि तुम उनसे फिर इतनी आसानी से भिड़ो। फिर, मुड़ते हुए, उसने दूसरे को हैरान परेशान छोड़ दिया, जिसके हाथ में बोरी थी। शेरिफ का इंतजार कर रहे सभी लोग उसे जंगल से बाहर आते देख आश्चर्यचकित हो गए। उसके कंधों पर एक भारी बोरी थी, लेकिन जब उन्होंने उससे पूछताछ की, तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कोई सपने में चल रहा हो। बिना कुछ कहे, उसने बैग को अपने घोड़े की पीठ पर रख दिया और फिर, सवार होकर, भाग गया। सभी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन हर समय उसके दिमाग में विचारों की एक बड़ी उथल पुथल चल रही थी, जो एक दूसरे पर टूट रही थी। और इस तरह लिटिल जॉन की मजेदार कहानी और कैसे वह शेरिफ की सेवा में शामिल हुआ, समाप्त होती है।